हेलो एंड वेलकम टू कोड यात्रा। कोड यात्रा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वर्डप्रेस को लोकली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और एक वेबसाइट का सेटअप करेंगे कंप्लीट। वर्डप्रेस को हम दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली सर्वर पे जा करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो है हम अपने सिस्टम में लोकली एक सर्वर क्रिएट करें और उसके अंदर पूरा का पूरा जो वेबसाइट है वो सेटअप कर लें और बाद में इन सारी फाइलों को अपने सर्वर पे अपलोड कर दें। तो आज जो है हम लोकली अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका यूज़ करके जो है हम अपने सिस्टम को लोकली सर्वर के तौर पे क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप इसके लिए वैम्प सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, जैम्प सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैम्प सर्वर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो या तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने मैक के अंदर ये एक सर्वर क्रिएट करके इसको इंस्टॉल किया है और सेटअप किया है। उसके लिए हमने मैम्प का यूज़ किया था। यहाँ पे हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम जैम्प को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको जो है डाउनलोड करते हैं। हम ब्राउज़र पे सर्च करेंगे जैम्प, और देखिए जैम्प का जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा अपाचे का, apachefriends.org, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए और जैम्प फॉर आपको एप्पल के लिए भी मिल जाता है। तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ में भी कर सकते हैं, या फिर मैक के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है तो विंडोज़ पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है हमें वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सर्च करेंगे। देखिए wordpress.org ये साइट है, इस पे जा कर के हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगा हम उसको डाउनलोड करेंगे। देखिए हमारा दोनों फाइल डाउनलोड हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे जैम्प पे, ओपन करेंगे इसको और इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। देखिए अपना एंटीवायरस हमारे सिस्टम में है, इस वजह से ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है, यहाँ से हमें परमिशन ले रहा है। सेटअप इसका बहुत ईजी है। यहाँ पे हम सभी चीज़ों को इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ये PHP माई एडमिन, माई SQL और एक फाइल जिला, जिसका यूज़ करके हम अपनी फ़ाइल को सर्वर पे अपलोड करेंगे। बाकी चीज़ों की हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको अनचेक करके इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। और सिर्फ जो चीज़ हमें चाहिए माई SQL, फाइल जिला और PHP माई एडमिन, इसको ही चेक टिक मार्क रहने देंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे। आप इसका जो ड्राइव है वो चेंज कर सकते हैं। आप C की जगह D या फिर दूसरे किसी और ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे ये फायरवॉल का आपको एक्सेस मांग रहा है, अलाउ करेंगे इसको। कुछ समय ले रहा है। देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सर्वर जो है वो तो इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने वर्डप्रेस के फोल्डर को जो है एक्सट्रैक्ट करके इसका जो मेन फोल्डर है उसको हम कॉपी करना है हमें। देखिए हमारा जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसके अंदर जाते हैं और ये मेन फोल्डर है, इसको हमें कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने इसको। अब C ड्राइव में जहाँ पे हमने अपने जैम्प को इंस्टॉल किया था वहाँ चलते हैं। देखिए अगर आप जैम्प को यूज़ करते हैं सर्वर के लिए तो इसके अंदर जो htdoc का फ़ोल्डर होता है, इसी के अंदर हमें अपनी जो वेबसाइट का फ़ोल्डर होता है वो क्रिएट करना होता है। अभी जो हमने वर्डप्रेस का फ़ोल्डर कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें अपने इस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी हम उसी को पब्लिकली एक्सेसिबल होगी। तो यहाँ पे हमने इस वर्डप्रेस के फोल्डर को कॉपी कर दिया है और जिस भी नाम से आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है आप उस नाम का इसको रीनेम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वेबसाइट का जो एड्रेस होगा वो लोकल होस्ट के साथ आप अपने वेबसाइट का नाम जब उसको सर्च करेंगे तो आपको ये फोल्डर डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप जैम्प यूज़ करते हैं तो htdocs, अगर आप वैम्प यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको www नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर ये सारी फाइल्स करनी है।
चलिए अब कंट्रोल पैनल से सैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं और इस यहाँ से अपना सर्वर को स्टार्ट कर। देखिए हमने अभी इसमें 3 चीज़ें इंस्टॉल की थी। अपैचे जो सर्वर है हमारा, MySQL जिसके थ्रू हम अपना डेटाबेस एक्सेस करेंगे, और तीसरा है फाइलज़िला। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे है, दोनों पे स्टार्ट क्लिक करके अपाचे और MySQL हमें जो है अपना सर्वर को स्टार्ट करना होता है। देखिए सर्वर थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब है कि ये स्टार्ट हो चुका है, येलो है इसका मतलब ये अभी स्टार्टिंग मोड पे है। देखिए अभी स्टार्ट हो चुका है, दोनों ग्रीन हो चुका है। MySQL को आप यहाँ पे एडमिन पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट /PHP myadmin करेंगे तो वहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने अपने सिस्टम को लोकली सर्वर में सेटअप किया है, इसलिए ये जो PHP myadmin है और ये जो भी फाइल्स हमने इंस्टॉल की है वो हमें लोकली ही सिर्फ इस सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल है। देखिए हमने डैशबोर्ड किया, लोकल होस्ट के बाद डैशबोर्ड जब हमने सर्च किया तो जो अभी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो हमें दिख रही है। ये जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल है वही हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर PHP myadmin लिखेंगे यहाँ पे तो हमें जो PHP myadmin है वो हम इसको लोकली एक्सेसिबल होगी हमारे लिए, या फिर आपको जैसे मैंने बताया एडमिन पे क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं तब जा कर के वो पब्लिकली सबके लिए एक्सेसिबल होती है, जो कि हमारी IP एड्रेस और डोमेन नेम के साथ लिंक्ड होती है। फ़िलहाल इस पे हम जो भी सेटअप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम पे ही एक्सेसिबल है। जब हम लोकल होस्ट के साथ जो हमने फ़ोल्डर का नाम दिया था कोड यात्रा, अगर उसको हम सर्च करते हैं तो देखिए हमारा जो सेटअप पेज है वो हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और प्रोसीड करना है। देखिए हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि आपको डेटाबेस होना चाहिए। तो चलिए डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। PHP myadmin में चलेंगे और एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। न्यू पे क्लिक करके आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। चलिए न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट जो कोड यात्रा जिसका हमने नाम रखा है उसके लिए बना रहे हैं, तो CY_DB हमने क्रिएट किया यहाँ पे। और देखिए हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अभी जो टेबल है इसके अंदर कोई भी नहीं है, पूरी तरह से ब्लैंक है। सिर्फ हमें CY_DB का नाम जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है सबसे टॉप पे। अब हमारे पास नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट ये हमें पता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, अगर आप XAMPP को यूज़ कर रहे हैं तो, और इसका जो पासवर्ड होता है वो होता है ब्लैंक। डेटाबेस का नाम हमें पता ही है, और होस्ट में लोकल होस्ट है। इस तरीके से हमने सब कुछ फिलअप करके जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो इंस्टॉलेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस लेगा हमसे। ये क्लिक करते हैं इसके ऊपर, देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। साइट टाइटल में हमें इसको जो भी आपको वेबसाइट का नाम डालना है वो आप डाल सकते हैं, जो हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं जब हम एक बार डैशबोर्ड में एंट्री करेंगे। यूज़र नेम आपको ध्यान रखना है, आपको याद भी रखना है, तो कुछ ऐसा नाम रखते हैं जो हमें बाद में याद रहे, ईजी हो हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने नाम रख दिया है CY_यूज़र नेम, और पासवर्ड भी इससे कुछ इसको कुछ ऐसा ही मिलता जुलता CU_यूज़र कर देते हैं। पासवर्ड भी कुछ ऐसा ही CY_पास। और क्योंकि ये वीक पासवर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप इसको अपलोड करते समय इसका जो पासवर्ड है वो चेंज करके कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। फ़िलहाल हम इसको लोकली यूज़ कर रहे हैं इसलिए किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा अगर आप वीक पासवर्ड यूज़ करते हैं तो, अदरवाइज इंस्टॉलेशन प्रोसीड नहीं होगा। चलिए अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अपना ईमेल हमेशा ध्यान रखें कि सही डालें, क्योंकि एक बार अगर आपने जो ईमेल डाल दिया वो ही आपका तब तक रहता है जब तक कि आप इसको चेंज ना करें, और इन केस अगर आप गलत ईमेल डाल देते हैं तो आप इसको रिकवर करने में दिक्कत आती है, खास करके जब अगर आप इसको अपलोड कर देते हैं। देखिए अभी जो हमारा डेटाबेस ब्लैंक था, जैसे ही हमने वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया, देखिए कुछ जो यहाँ पे टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस ने क्रिएट कर दिया है। हमारा इंस्टॉलेशन भी यहाँ फिनिश हो चुका है, और देखिए ये जो हमें कुछ यूज़र नेम बता रहा है और पासवर्ड यहाँ पे ये सिक्योरिटी पर्पज से शो नहीं कर रहा है क्योंकि आपको पता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर गलत पासवर्ड डालते हैं तो ये लॉगिन हो पाते हैं या नहीं। देखिए हमने गलत पासवर्ड डाला, अब देखते हैं, ये देखिए CY पासवर्ड, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और देखिए ये लॉगिन होता है या नहीं। देखिए गलत पासवर्ड इसलिए लॉगिन नहीं हुआ। अब आप सही पासवर्ड डालेंगे तब लॉगिन कर पाएंगे।
आप कोशिश करें कि इसके अंदर हमेशा जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही आप डालें, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका जो पासवर्ड है इजीली गेस कर ले। तो कोशिश ऐसी करें अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें जो इजीली कोई गेस ना कर सके। देखिए हम डैशबोर्ड में एंटर हो चुके हैं। ये वर्डप्रेस का ये जो डैशबोर्ड है कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में जो है वो सारे लिंक्स मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके आप कोई भी थीम को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए फ़िलहाल ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लगइन्स, इसके अंदर जाते हैं। कुछ डमी प्लगइन्स है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमें कोई भी इसके अंदर फीचर्स ऐड करने होते हैं तो हम प्लगइन्स के थ्रू ऐड करते हैं। हम देखेंगे बाद में प्लगइन कैसे है उसको इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर और उसको एक्टिवेट करते हैं। फ़िलहाल थीम पे चलते हैं और अभी देखते हैं कि कौन सी थीम एक्टिव है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस है वो 3 तरीके का थीम हमें देता है, जो मतलब करेंट ईयर का होता है, एक लास्ट ईयर का, एक उससे लास्ट ईयर का। देखिए अभी 2023 है तो एक बाय डिफ़ॉल्ट 2023 का थीम जो है एक्टिव है। इसी तरीके से एक 2022 और 2021, ये 3 थीम जो है वो आपको मिल जाएंगे। जिस भी ईयर में आप रहेंगे एक तो करेंट ईयर का थीम रहेगा और 2 लास्ट ईयर के और एक उससे लास्ट ईयर के होते हैं। तो कोई भी थीम पे क्लिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जब भी आप थीम इस पर डिलीट करते हैं तो जो आपका जो रूट फोल्डर होता है, जैसा कि हमने इसके अंदर htdocs के अंदर इंस्टॉल किया था, जो मतलब कॉपी पेस्ट किया था, उस फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। देखिए कोड यात्रा हमारा जो रूट फोल्डर है उसके अंदर जाते हैं और वर्डप्रेस कंटेंट के अंदर ही आपको एक थीम का फोल्डर मिलता है। थीम के फोल्डर के अंदर जाते हैं तो देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट 2 थीम यहाँ पे है। एक थीम हमने जस्ट अभी डिलीट किया था इसलिए वो फोल्डर भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। और देखिए अगर कोई थीम यहाँ से भी डिलीट करे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे डैशबोर्ड से भी डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं और जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे जाके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, देखिए एक थीम जो एक्स्ट्रा थीम होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखिए हट गई यहाँ से थीम। कोई भी थीम अगर आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर इस फोल्डर में आके उस थीम को कहीं से भी फाइल को अगर डाउनलोड किया है आपने तो उसको अनजिप करके वहाँ रख सकते हैं, या फिर ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड करेंगे। वो सारी थीम्स जो यहाँ से आप कोई भी अपलोड करेंगे वो उस फोल्डर के अंदर ही जाके सेव हो जाती है। अगर आप इंटरनेट से ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डैशबोर्ड के अंदर में ही एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स के लिस्ट मिल जाएंगी। आप किसी भी थीम के प्रीव्यू पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि इंस्टॉल होने के बाद वो थीम कैसी दिखेगी। जब भी आप कोई थीम डाउनलोड करते हैं तो आप उसको ध्यान से देखें, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ें, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाए। हर थीम्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। कुछ थीम्स आपको प्री बिल्ट मिलती है, कुछ आपको जो है वो बिल्ट यहाँ पे करनी पड़ती है। देखिए इंस्टॉल जब तक हम स्टार्ट करते हैं क्लिक करके तो वो इंस्टॉल्ड होने के बाद वो फोल्डर जो है आपके जो थीम फोल्डर है उसके अंदर एक क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर जो इसका थीम का जो बेसिक फाइल्स होती है वो सेव हो जाती है। जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे वो थीम आपकी करेंट थीम नहीं होगी। आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो जो अभी करेंट थीम है वो थीम चेंज होकर के इस थीम को वो करेंट थीम आपकी बना दे। चलिए इस थीम को एक्टिवेट करते हैं। देखिए जैसे हमने इसको एक्टिवेट किया यहाँ से देखिए पुरानी जो थीम थी वो हमारी इनएक्टिव हो चुकी है। अभी जो करंट थीम हमने एक्टिव की थी वो देखिए एक्टिव है। यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट होते ही ये डिफ़ॉल्ट थीम हो गई आपकी। अब इसके अलावा अब कोई थीम आपके पास नहीं है फ़िलहाल। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स क्या हैं। क्या ये डेटा के साथ हम इसको प्री बिल्ट डेटा के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हमें जो है साइट को खुद से बिल्ड करनी होगी। कुछ थीम्स जो होती है आपको प्री बिल्ड डेटा देती है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको एक्सेस करके उसमें चेंजेस करने होते हैं। हम दूसरे ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं कि फ़िलहाल ये जो थीम हमने इंस्टॉल की है वो कैसी दिख रही है। देखिए दूसरे ब्राउज़र पे हम गए, वहाँ पे लोकल होस्ट // के बाद अपने हमने जो फोल्डर का नाम है, क्योंकि वही जो फोल्डर है वही हमारी थीम है। देखिए हम इसको एक्सेस करें लेकिन ये अभी पुराना डेटा हमें दे रहा है। थीम चेंज हो चुकी है लेकिन इसके जो डेटा है वो बैकअप ले रहा है पहला।
तो देखिए कई बार ऐसा हो जाएगा, आप घबराइए नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्राउज़र को लोकली उसको कुकीज़ में इंस्टॉल कर देते हैं, तो इस तरीके से कई बार बैकअप ले लेता है। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, या ऑटोमेटिक थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, या फिर आप कुकीज़ डिलीट कर देंगे तो ठीक हो जाएगी। आप साइट को दोबारा पब्लिश करेंगे, चेंजेस करेंगे, तब भी वो चीज़ रिस्टोर हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। हम देखिए फिलहाल जो थीम है, हम उसमें जाके उसको जब कस्टमाइज़ करने जाएंगे तो कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, उस ऑप्शन का यूज़ करके हम पूरे के पूरे थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ थीम का हम हेडर को चेंज करते हैं। देखिए सोशल आइकन्स, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं। देखिए अभी यहाँ से हट गया है फ़िलहाल, लेकिन इसको अभी हमने पब्लिश नहीं किया है। पब्लिश करने के बाद इसको हम चेक करते हैं। देखिए जब हमने दूसरे ब्राउज़र पे इसको रिफ़्रेश किया तो हमारा जो फाइल का पुराना बैकअप था वो हट गया है अब देखिए। लेकिन फ़िलहाल जो है ये फ़ाइल अभी भी पुराना ही बैकअप ले रहा है, क्योंकि हमने जस्ट अभी सोशल आइकन्स जो थे इसके हेडर से डिलीट किए थे, लेकिन यहाँ फिर भी अभी वो शो कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। या फिर आप इसको बार बार कुकीज़ डिलीट करके आपको करना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोकली कर रहे होते हैं तो फिर आपको बार बार लोकली रिफ़्रेश करना पड़ता है इसको, या कुकीज़ डिलीट करनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ जो चेंजेस दिख रहे हैं फाइल में वो चेंजेस हो जाते हैं। कई बार ब्राउज़र उसको देर से रिफ्लेक्ट करता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस हो रहे हैं और तुरंत हो जाते हैं इमीडिएटली। तो देखिए हम यहाँ पे फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं। जब तक ये रिफ़्रेश होता है हम चलिए देखते हैं कुछ कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं अपनी साइट में। देखिए यहाँ पे जो है आपको साइट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप हेडर बिल्डर है तो आप इसको हेडर को अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे साइट टाइटल लेफ़्ट साइड में और जो प्राइमरी मेन्यू है वो राइट साइड में लगे हुए हैं। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाकी सारे फीचर्स को भी जो है साइट टाइटल, लोगो, इसके डिज़ाइन को, इसके कलर को, सब देखिए यहाँ से, इसकी विड्थ को, इसके मार्जिन को, ये सभी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जो क्योंकि ये थीम जो होती है फ्री में अवेलेबल है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ भी आती है। कुछ थीम्स जो होती है वो कुछ प्रीमियम फीचर्स के साथ भी आती है, जिसको यूज़ करने के लिए आप कुछ पेमेंट करना होता है उन्हें, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ उनके फ्री वर्जन्स भी अवेलेबल होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो वर्जन्स देख सकते हैं कि अगर आपका काम हो जाए तो आपको पेमेंट की लिए ज़रूरत नहीं है, और ये फुल्ली फ्री होती है। इसके लिए आपको किसी तरीके का कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए हमारा यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं है, इसको दोबारा हम रिफ़्रेश कर देते हैं। अभी देखिए रिफ़्रेश करने से पहले हम इसके मेन्यू को जो है वो चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ है, हम इसको देखिए कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। हमें क्या करना है, इस पर अपने जाएंगे इसमें डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के अंदर आपको जो है बैक कीजिए, आपको यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस के अंदर। इसको क्लोज करते हैं, बैक चलते हैं। मेरा तो सिस्टम थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। कई बार क्या होता है जब आप इस पे जो सर्वर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उससे नहीं होती, तो कई बार वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। देखिए कस्टमाइज़ के अंदर, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज़ के नीचे, विजेट के नीचे मेनूज़ का एक ऑप्शन मिलता है आपको। मेनूज़ पे चलते हैं और यहाँ पे जो है देखिए कोई भी मेनूज़ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ नए मेनू ऐड भी कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट और YS का है, हम इसको में किसी एक को चेंज करके देखते हैं। देखिए इसको हम क्लिक कीजिए, इसको डिलीट करना है, आप इसको यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर दीजिए और यहाँ से सेव मेनू कीजिए। देखिए ये जो चेंजेस है ब्राउज़र पर चल के चेक करते हैं, यहाँ पे हमने सेव कर दिया है। देखिए सेव भी हो चुका है। ब्राउज़र को रीलोड करते हैं और ये YS जो है इसको यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ से सेव किया है। और इसको रिमूव करके देखिए हमारा ब्राउज़र जो है रीलोड हो चुका है। और देखिए ये कॉन्टैक्ट के बाद से पहले जो मेनू था वो डिलीट हो चुका है। इस तरीके से आप जो है बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। आप यहाँ से काम होने के बाद आप अपना सर्वर जो है इसको स्टॉप कर सकते हैं।
देखिए मैं यहाँ पे इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल्ली कस्टमाइजेशन देखेंगे। इस वीडियो में मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोड यात्रा।